हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आज हम करेंगे भारत के गवर्नर जनरल, क्योंकि पीछे मैं बंगाल के गवर्नर जनरल कंप्लीट करवा चुकी हूँ इन फुल डिटेल। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट में डिस्कस करें। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम। और 1833 में ये अंग्रेज़ सरकार एक ऐसा चार्टर एक्ट पेश करती है कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, वह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बने। इनको इनके हमारे समाज में कुछ इन्होंने ऐसे विलियम बेंटिंक को सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी बुराइयां थी, उनको इन्होंने प्रतिबंध लगाया उनके ऊपर। जैसे भारत में बहुत सी सामाजिक सुधारों के लिए ये विख्यात थे और बहुत सी बुराइयों को इन्होंने सुधारा है। और तटस्थता की नीति भी इन्होंने अपनाई थी। ठगों के आतंक से निपटने के लिए इन्होंने एक आदमी यानी कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया। अपने कार्यकाल में मैकाले की शिक्षा इन्होंने अपनाई और 1828 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। विलियम बेंटिंक 1803 में मद्रास का गवर्नर बना और इसी समय इन्होंने जातीय चिन्ह न लगाने व उससे संबंधित कोई भी ऐसी चीज़ पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध से नाराज होकर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। और 1835 में बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खोला और इसमें भारतीयों को उत्तरदायी पद भी दिए। यानी इस कॉलेज के अंदर ही भारतीयों को उत्तरदायी पद दिए। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया और 1830 में बालिका हत्या को प्रतिबंधित किया। 1833 का चार्टर एक्ट, ये एक विधि आयोग था। बंगाल का गवर्नर अन्य विधायी शक्तियों के साथ भारत का गवर्नर जनरल बन गया, यानी उसके पास विधायी शक्तियां आ गई। भारत के गवर्नर जनरल को नागरिक व सैन्य शक्तियां दी गई। जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया था इन्होंने, बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाकर बॉम्बे व मद्रास को अपनी विधायी शक्तियां खोनी पड़ी। यानी बॉम्बे और मद्रास जो विधायी शक्तियां उनके पास थी उन्होंने वो खो दी, क्योंकि अब सारी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल के पास आ गई। पहली बार भारत में अंग्रेज़ों के कब्जे पूरे क्षेत्र पर अधिकार रखने के लिए भारत सरकार बनाई गई। यानी खुद अंग्रेज़ों का भारत सरकार बनाकर और भारत पर हमारे ही क्षेत्र पर अधिकार वो कर रहे थे। इससे संबंधित उन्होंने एक काउंसिल भी बनाई। इसमें सदस्यों की संख्या 1784 में घटाकर जो पिट्स इंडिया एक्ट लिया था इन्होंने, उसमें 3 कर दी थी और फिर इसे आज बढ़ाकर इन्होंने 4 कर दी। चौथे सदस्य के पास इतनी शक्तियां थी कि कानून बना सके, निरस्त कर सके, लागू कर सके और किसी भी बने कानून को वो बदल सके या बदलने का उसको पूरा अधिकार था। लॉर्ड मैकाले भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष बना। यानी भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। इसका उद्देश्य भारत में सभी कानूनों को संहिताबद्ध करना था, यानी सभी कानूनों को इकट्ठा कर उनकी एक पुस्तक बनाना था। बेंटिंक ने ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया। 1830 में बालिका हत्या को प्रतिबंधित किया और सर चार्ल्स मैटकॉफ कार्यकाल 1835 से 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836। अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस नियंत्रण को हटाया। इसी कारण इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, चार्ल्स मैटकॉफ को। और इससे नेक्स्ट आता है 20 मार्च 1836 से 1842 तक लॉर्ड ऑकलैंड। इसके काल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1838 में और 1842 तक। 1839 ईस्वी में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड ने।
इनके समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति दी गई, यानी भारतीय विदेश जाकर डॉक्टरी का कोर्स कर सकते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। बम्बई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज खोले गए, उनकी स्थापना की गई। कंपनी महाराज रणजीत सिंह व शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि इन्हीं के काल में हुई थी। लॉर्ड ऑकलैंड के लॉर्ड एलनबरो ये एक उपाधि लेते थे। ये एक उपाधि है जो इस पद पर भारत के गवर्नर जनरल के पद पर आने के बाद सभी अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे। इनका कार्यकाल है एलनबरो का 28 फरवरी 1842 से जून 1844 तक। इनके काल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त किया गया। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और 1843 में एलनबरो ने चार्ल्स नेपियर को असैनिक शक्तियों के साथ सिंध में भेजा और इसी के कारण ये सिंध पर अपना हक जमा लेते हैं और अपने साम्राज्य के अंदर इसको मिला लेते हैं। इसके काल को कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहा जाता है। इसने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया, इसी के कारण इसको कुशल आक्रमणता की नीति कहा गया है। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा उन्मूलन भी एलनबरो के समय में ही लागू हुआ। दास प्रथा उन्मूलन यानी लॉर्ड एलनबरो के काल में लागू हुआ, यानी अब दास प्रथा खत्म हो गई। दास रखना अब गैर कानूनी हो गया लॉर्ड एलनबरो के काल में। अब है नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग्स। कार्यकाल है इनका 23 जुलाई 1844 से 12 जनवरी 1848। इनके काल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज विजयी रहे और 1845 से 1846 जो लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, जिसके आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और ये समाप्त किसे हुआ? लाहौर की संधि से। और विजयी कौन रहे? अंग्रेज। इन्होंने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। और नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। कार्यकाल है 12 जनवरी 1848 से 28 फरवरी 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी, जिन्हें अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, यह एक कट्टर उपयोगितावादी और साम्राज्यवादी था, यानी हर चीज़ का इसने उपयोग किया है और एक साम्राज्यवादी था, अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाला था। लेकिन इसने सुधारों के लिए भी इनको जाना जाता है। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1949 में तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय किया इन्होंने और विलय किया द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान इन्होंने। और 1849 में कोहिनूर हीरा यानी विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेजा इन्होंने। और 1851 से 52 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया और 1852 में लोअर बर्मा और पिंगू को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इनाम कमीशन यानी भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाना और उन्हें छीनना या अपने साम्राज्य में मिला लेना। तो इसी को वो इनाम देते थे कि कोई किसी का पता लगाए कि कौन सी भूमि कर रहित है और कर रहित जागीरें हैं या भूमि हैं, और इस प्रकार उन्होंने इनाम कमीशन की स्थापना की लोगों का यूज़ करके। 1854 में नया डाकघर अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ
1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर कि यहाँ का शासन अच्छा नहीं चल रहा, नहीं चला रहे हैं कि शासक, अंग्रेजी राज्य में इसका विलय कर लिया। 1856 में तोपखाने के मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर लिया। पहले कलकत्ता था और उसके बाद इन्होंने मेरठ इसका बदलाव कर दिया, यानी मेरठ बदल दिया। सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया और इसके काल में भारत में दार्जिलिंग को मिलाया गया। वुड का निर्देशन पत्र आया जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा सुधारों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। सिक्किम पर 1850 में। व्युत्पत्ति सिद्धांत, इसका तर्क दिया है इन्होंने, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है या उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसे उस रियासत को हड़प लिया जाए और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। इसी व्युत्पत्ति सिद्धांत के चलते चलते इन्होंने 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया और अवध का नवाब वाजिद अली शाह था उस समय। वुड डिस्पैच के अनुसार हर जिले में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल खुलेंगे, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज। 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में विश्वविद्यालय में शिक्षा निर्देशक नियुक्त किया गया। वुड डिस्पैच के अनुसार, जो लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था। रेलवे परिवहन का आरंभ पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। 34 किलोमीटर की रेल थी और प्रथम रेल थी भारत में चलने वाली, जो लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक विभाग व लोक विभाग की स्थापना हुई, जिसके कारण कि सार्वजनिक यानी सबके लिए जनहित जारी या लोक विभाग यानी सभी के लिए कुछ न कुछ ऐसे काम करना जो सार्वजनिक हों की विभाग की स्थापना की गई लॉर्ड डलहौजी ने। 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। उसने शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। उसने किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और भारतीय नागरिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ की लॉर्ड डलहौजी ने। इनके समय में भारतीय बंदरगाहों का विकास करके उनको छीन लेना था, यानी उनका विकास करके उनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेना था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य, यानी कौन कौन से राज्य उन्होंने मिलाए। सबसे पहले उन्होंने 17 को मिलाया 1848 ईस्वी में। जैतपुर संबलपुर को मिलाया 1849 में। बघाट को मिलाया 1850 में। उदयपुर को मिलाया 1852 में। झांसी को मिलाया 1853 में। नागपुर को मिलाया 1854 में। करौली को 1855 में। अवध को 1856 में। और इनके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। कार्यकाल है इनका 28 फरवरी 1856 से 1 नवंबर 1858 तक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था ये। सबसे पहले महत्वपूर्ण घटना 1857 की क्रांति हुई इनके काल में और 1857 की विद्रोह के पश्चात बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। ये इनके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। आज यहाँ मैं भारत के गवर्नर जनरल कंप्लीट करती हूँ इस वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग अगर इस वीडियो से नोट्स बनाना चाहें तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लिखा हुआ खुद से बनाए गए नोट्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।